नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कृषि। विश्व की कृषि के बारे में आज पढ़ेंगे और विभिन्न फसलों में जो प्रमुख देश है उन सभी को भी कवर करेंगे। तो पहले आप इन सभी थ्योरी को अच्छी तरह से कवर करें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, जिससे आपको ये टॉपिक आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले देख लेते हैं कि कृषि कहते किसे है, ठीक है ना। फार्मिंग किसे कहा आता है। कृषि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भूमि पर फसलें उगाई जाती है। जो कृषि है तो कृषि में जो भूमि है तो भूमि पर फसलें उगाई जाती है, इसी को कृषि कहा आता है। और पशुओं का पालन पोषण किया जाता है ताकि भोजन, रेशा और अन्य वस्तुएं का उत्पादन किया जा सके। यह मानव जीवन के लिए आवश्यक है और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है ना। जो कृषि है तो कृषि मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और साथ में यह अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। यहाँ पे समझ लिए कि कृषि किसे कहते हैं, यानी कि भूमि पर उगाई जाने वाली फसलों को ही कृषि कहा आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि को निम्नलिखित श्रेणी में बांटा जा सकता है। जो कृषि होते हैं तो कृषि को निम्नलिखित श्रेणी में बांटा जा सकता है, जैसे खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें के अंतर्गत गेहूँ, चावल, मक्का आदि आते हैं। इसके बाद है नकदी फसलें, तो इसमें मसाले, गन्ना, तंबाकू आदि आते हैं। इसके बाद है बागवानी फसलें, तो इसमें कॉफ़ी, चाय, रबर आदि आते हैं। उसके बाद है रेशेदार फसलें, तो इसमें कपास, जूट आदि आते हैं। तो ये प्रमुख जो कि कृषि के श्रेणी हैं: खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें, बागवानी फसलें, रेशेदार फसलें, ठीक है ना। चलिए इन सभी के बारे में अभी डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं चावल, जो राइस है, इनके बारे में देख लेते हैं। यह एशिया की सबसे प्रमुख फसल है। जो चावल है तो चावल पूरे एशिया की सबसे प्रमुख फसल है। पूरे विश्व में लगभग 90% चावल का उत्पादन एशिया में ही की जाती है। जो राइस है तो राइस का उत्पादन 90% सिर्फ एशिया ही करती है। चावल उत्पादन करने वाले प्रमुख 3 देश, जो चावल उत्पादन में प्रमुख 3 देश है उनको देख लेते हैं। तो सबसे प्रथम स्थान पर जो कि चीन आते हैं। इसके बाद दूसरा स्थान पे भारत और तीसरा स्थान पे इंडोनेशिया आता है चावल उत्पादन में, ठीक है ना। चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन के द्वारा किया जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जो कि रोम, इटली में स्थित है। जो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है तो यह जो कि रोम, इटली में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संगठन फिलीपींस में स्थित है। मोस्ट VBI या कितना बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संगठन कहाँ स्थित है, तो यह फिलीपींस में स्थित है। नोट को ध्यान में रखें क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। संकर धान चीन में बोए जाने वाला सबसे लोकप्रिय चावल है। यह चीन के चावल के क्षेत्र के आधे भाग पर बोया जाता है। जो संकर धान है तो यह चीन में बोए जाने वाला जो कि सुप्रसिद्ध जो कि चावल है, ठीक है ना। यह चीन के आधे जो कि क्षेत्र में बोया जाता है। अब देख लेते हैं व्हीट के बारे में, जो गेहूं है। तो गेहूं के बारे में देख लेते हैं। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व का दूसरा खाद्य फसल है। जो गेहूं है तो चावल के बाद दूसरा स्थान पर आता है पूरे विश्व में, ठीक है ना, उत्पादन के दृष्टि से। गेहूं की जन्मभूमि फिलिस्तीन को माना जाता है। जो गेहूं है तो गेहूं की जन्मभूमि जो फिलिस्तीन है इसे माना जाता है।
गेहूं शीतोष्ण जलवायु का पौधा है जिसके उपज के लिए 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर अच्छा होता है। जो गेहूं है तो गेहूं एक शीतोष्ण जलवायु का पौधा है, इसके लिए इसे 10 से 20 डिग्री के बीच जलवायु का जो कि आवश्यकता होती है। देख लेते हैं गेहूं उत्पादन करने वाले प्रमुख 3 देश। तो सबसे प्रथम स्थान पे आता है चीन, फिर आता है भारत और तीसरे स्थान पे आता है रूस। ठीक है ना, तो आपको इसी को ध्यान में रखना है। जो गेहूं है और जो चावल है इन दोनों में प्रथम स्थान चाइना का है। इसके बाद है मक्का, जो मेज है इनके बारे में देख लेते हैं। चावल और गेहूं के बाद मक्का विश्व के तीसरे प्रमुख खाद्य फसल है। जो मक्का है तो गेहूं और चावल के बाद तीसरा प्रमुख खाद्य फसल है। विश्व में मक्के का लगभग 50% उत्पादन अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में होता है। जो मक्का का उत्पादन है तो अकेले 50% जो कि यूएसए करता है पूरे विश्व का। मक्का का जन्म स्थान मेक्सिको को माना जाता है। जो मेक्सिको है तो मेक्सिको को ही मक्का का जन्मदाता माना जाता है। मक्का उत्पादन करने वाले प्रमुख 3 देश देख लेते हैं। मक्का उत्पादन करने वाले प्रमुख 3 देश को तो सबसे प्रथम स्थान पे आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, दूसरा स्थान पे चीन आती है और तीसरा स्थान पे ब्राज़ील आती है। ठीक है ना, मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका आता है और मक्का का जन्म स्थान मेक्सिको को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं शुगर कैन यानी कि गन्ना। गन्ना से ही जो चीनी होती है इसका उत्पादन होता है, तो इनके बारे में देख लेते हैं। गन्ने की जन्मभूमि भारत को माना जाता है। जो शुगर कैन है तो शुगर कैन की जन्म स्थान भारत को माना जाता है। गन्ना उत्पादन करने वाले प्रमुख 3 देश, सबसे प्रथम स्थान पे आते हैं ब्राज़ील, फिर आता है भारत, उसके बाद तीसरे स्थान पे आता है चीन। ठीक है ना, तो आपको इसी बात को याद रखना है कि गन्ने उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पे ब्राज़ील आता है और गन्ना की जो जन्मभूमि है वह भारत है। नोट को ध्यान में रखें, मोस्ट वीवीआई पॉइंट है। थाईलैंड चीनी का सबसे ज़्यादा 82% का निर्यात करता है। जो थाईलैंड है तो थाईलैंड चीनी का सबसे ज़्यादा निर्यात लगभग 82% करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि क्यूबा में गन्ने उत्पादन प्रमुख रूप से होता है। जो क्यूबा देश है तो यहाँ गन्ना का उत्पादन प्रमुख रूप से होता है जिससे चीनी प्राप्त की जाती है। इसलिए विश्व में चीनी का कटोरा यानी कि शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से क्यूबा को जाना जाता है। ठीक है ना, जो क्यूबा है तो यहाँ पर प्रमुख रूप से गन्ना का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसे विश्व में चीनी के कटोरा के नाम से जाना जाता है। इसी बात को आपको ध्यान में रखना है कि बताइए किस देश को चीनी का कटोरा यानी कि शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, तो वह है क्यूबा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कॉटन, कपास के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। भारत को कपास का जन्मदाता माना जाता है। जो भारत है तो भारत को ही कपास का जन्मदाता माना जाता है। कपास उत्पादन करने वाले प्रमुख 3 देश देख लेते हैं। जो कपास उत्पादन करने वाले प्रमुख 3 देश है तो सबसे प्रथम स्थान पे आता है चीन, दूसरा स्थान पे आता है भारत और तीसरा स्थान पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है ना, जो कपास है तो कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पे जो कि चीन आता है और कपास का जन्मदाता जो कि भारत को माना जाता है। इसके बाद है तंबाकू। तंबाकू के बारे में पढ़ लेते हैं। तंबाकू खेती के लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जो तंबाकू होती है तो इसके खेती के लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है।
तंबाकू उत्पादन करने वाले प्रमुख देश। सबसे प्रथम स्थान पे आता है चीन, दूसरा स्थान पे भारत और तीसरा स्थान पे ब्राज़ील आता है। ठीक है ना। जो तंबाकू है तो तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पे जो कि चीन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है रबर। रबर के बारे में देख लेते हैं। यह बागानी फसल के अंतर्गत आता है। जो रबर है तो रबर बागानी फसल के अंतर्गत आता है, जिसे लेटेक्स पेड़ के रस से प्राप्त किया जाता है। मोस्ट वीवीआई। जो रबर है तो रबर को लेटेक्स पेड़ के रस से प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना। इसे लेटेक्स पेड़ के रस से प्राप्त किया जाता है। रबर उत्पादन करने वाले प्रमुख देश, इनके बारे में देख लेते हैं। रबर उत्पादन करने में सबसे प्रथम स्थान जो कि थाईलैंड का है, दूसरा स्थान पे इंडोनेशिया आता है और तीसरा स्थान पे दो देश आते हैं, मलेशिया और वियतनाम। लेकिन आपको सबसे प्रथम स्थान को ज़्यादा याद रखना है कि रबर उत्पादन करने में प्रमुख जो कि प्रथम देश है वह है थाईलैंड, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन किया जाता है। यहाँ से ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए रबर का सबसे ज़्यादा आयात करने वाला देश कौन है, तो वह है अमेरिका। वही पूछा जाए कि रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन है, तो वह है थाईलैंड। अब है कहवा यानी कि कॉफ़ी। कॉफ़ी के बारे में पढ़ लेते हैं। जो कहवा है इनके बारे में। अमेरिका के इथियोपिया को कॉफ़ी का जन्मदाता माना जाता है। जो अमेरिका की इथियोपिया देश है तो इसी को जो कि कॉफ़ी का जन्मदाता माना जाता है। कॉफ़ी के प्रमुख 3 प्रकार होते हैं, राइबेरिया, दूसरा अरेबिका और तीसरा रोबस्टा। ठीक है ना। ये 3 प्रकार होते हैं, राइबेरिया, अरेबिका और रोबस्टा। नोट को ध्यान में रखें। इन तीनों किस्म में सबसे उत्तम अरेबिका होती है। जो कॉफ़ी के 3 प्रमुख प्रकार है तो इन तीनों में सबसे सर्वोच्च होती है तो वह है अरेबिका। रोबस्टा को भारत और अमेरिका में सबसे अधिक मात्रा में उगाया जाता है। जो रोबस्टा है तो इसे भारत और अमेरिका में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। कहवा उत्पादन करने वाले प्रमुख 3 देश। अब देख लेते हैं कॉफ़ी उत्पादन करने वाले जो प्रमुख 3 देश हैं उनके बारे में। तो सबसे प्रथम स्थान पे आते हैं ब्राज़ील। ठीक है ना। जो ब्राज़ील है तो यह कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान पे आता है। इसके बाद है वियतनाम और तीसरा स्थान पे आता है कोलंबिया। ठीक है ना। तो आपको इन्हीं सभी फैक्ट को याद रखना है कि कॉफ़ी के जन्मदाता इथियोपिया को माना जाता है। कॉफ़ी के 3 प्रकार होते हैं, राइबेरिया, अरेबिका, रोबस्टा, और इन तीनों में सबसे अच्छा अरेबिका होता है। जो रोबस्टा नामक जो कि कॉफ़ी का प्रकार है यह भारत और अमेरिका में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। वही कॉफ़ी उत्पादन में जो प्रथम देश है वह है ब्राज़ील। ठीक है ना। ब्राज़ील प्रथम स्थान पर आता है कॉफ़ी उत्पादन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है चाय यानी कि टी, इनके बारे में देख लेते हैं। चाय भी बागानी कृषि के अंतर्गत आते हैं। जो टी है तो यह बागानी कृषि के अंतर्गत आते हैं और चीन को चाय का जन्मदाता माना जाता है। मोस्ट वीवीआई। जो चीन है तो चीन को ही चाय का जन्मदाता माना जाता है। चाय उत्पादन करने वाले प्रमुख 3 देश देख लेते हैं। चाय उत्पादन करने वाले जो प्रमुख 3 देश है तो वह है चीन, भारत और केनिया। ठीक है ना। सबसे प्रथम स्थान पे आता है चीन। चीन सबसे ज़्यादा जो कि चाय का उत्पादन करता है, फिर भारत और तीसरे स्थान पे केनिया आता है। नोट को ध्यान में रखें। चाय का सबसे बड़ा निर्यात केनिया करता है। जो चाय का सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश है तो वह है केनिया। चाय में थिनाइन, कैफीन और टैनिन जैसी तत्वें उपस्थित रहती है।
जो चाय है तो इसमें थिनाइन, कैफीन और टैनिन जैसी जो तत्व है यह उपस्थित रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं जूट के बारे में। जूट एक रेशेदार फसल है। जो जूट है तो यह रेशेदार फसल है जिसका सबसे ज़्यादा उत्पादन बांग्लादेश, फिर भारत और थाईलैंड में किया जाता है। विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादन क्षेत्र गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई मैदान है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई मैदान है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है। नोट को ध्यान में रखें। जूट उत्पादन में सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर जूट उत्पादन बांग्लादेश करता है। जो बांग्लादेश है तो बांग्लादेश सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर जूट उत्पादन करने वाला देश है। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं कुछ अन्य जो फसल बच गए हैं उनके बारे में, जो इनके उत्पादन करने वाले प्रमुख देश हैं उन सभी को कवर कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो देख लेते हैं मसाला उत्पादन में कौन से प्रथम स्थान पे आते हैं। मसाला उत्पादन करने में प्रथम स्थान पे भारत आता है, दूसरा स्थान पे बांग्लादेश आता है। ठीक है ना। मसाला उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे भारत आता है। इसके बाद है ज्वार। ज्वार उत्पादन में प्रथम स्थान पे नाइजीरिया आता है, दूसरा स्थान पे यूएसए और तीसरा स्थान पे भारत आता है। तो आप इनमें से प्रथम को अच्छी तरह से याद रखें, जो प्रथम स्थान पे आते हैं उनको। ठीक है ना। ज्वार उत्पादन में सबसे प्रमुख देश है तो वह है नाइजीरिया। इसके बाद है मूंगफली। मूंगफली में सबसे प्रथम स्थान पे चीन आता है, फिर भारत, फिर ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद है दलहन फसलें। तो इसमें प्रथम स्थान पे भारत आता है, फिर रूस, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है। ठीक है ना। दलहन फसलें में सबसे प्रथम स्थान भारत का है। इसके बाद है सोयाबीन। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, दूसरा स्थान ब्राज़ील का है और तीसरा स्थान अर्जेंटीना का है। ठीक है ना। एक बार और इसे देख लेते हैं। मसाला उत्पादन में प्रथम स्थान भारत का है, वही ज्वार उत्पादन में प्रथम स्थान नाइजीरिया का है, वही मूंगफली देखा जाए तो इसमें चीन प्रथम स्थान पे आता है। दलहन फसलें में भारत का प्रथम स्थान है और सोयाबीन में जो संयुक्त राज्य अमेरिका है यानी कि यूएसए तो इसका प्रथम स्थान आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं फल उत्पादन में जो प्रमुख देश है उन सभी को। ठीक है ना। जो फ्रूट्स है इनके उत्पादन में जो प्रमुख देश है उन सभी को देख लेते हैं। फलों के उत्पादन में पहले स्थान पर चीन आता है। जो चाइना है तो फलों के उत्पादन में यह प्रथम स्थान पे आता है, वही दूसरा स्थान पे भारत आता है। ठीक है ना। प्रथम स्थान पे फलों के उत्पादन में चीन आता है और दूसरा स्थान पे भारत आता है। देख लेते हैं किन किन फसलों के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पे आता है और किन किन फसलों के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे आता है। निम्नलिखित फसलों के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है ना। इनको ध्यान में रखें। निम्नलिखित फलों के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है, वह है सेब, अंगूर, लीची, नाशपाती और नींबू। ये प्रमुख फल है जिनमें चाइना का प्रथम स्थान है। सेब, अंगूर, लीची, नाशपाती और नींबू। इसके बाद देख लेते हैं निम्नलिखित फलों के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, तो वह है केला, अनार, आम, पपीता और आंवला। इन सभी फलों के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। ठीक है ना। सेब, अंगूर, लीची, नाशपाती और नींबू के उत्पादन में चाइना प्रथम स्थान पे है, वही केला, अनार, आम, पपीता और आंवला के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे है। ब्राज़ील का प्रथम स्थान संतरा और अमरूद के उत्पादन में है। जो ब्राज़ील है तो इनका प्रथम स्थान संतरा
और जो अमरूद है इनके उत्पादन में हैं। वही नारियल के उत्पादन में इंडोनेशिया का प्रथम स्थान है। मोस्ट VVI, यह विगत वर्षों के परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान इंडोनेशिया का है। तो यहाँ पे जितने भी फसल थे ये सभी कंप्लीट हुए। चलिए अब देख लेते हैं कृषि के प्रकार को। जो कृषि के प्रकार है यानी कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग, इनके बारे में देख लेते हैं कि किन किन कृषि को भारत में किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है स्थानांतरित कृषि, इसे शिफ्टिंग फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। भारत में इसे झूम की खेती के नाम से भी जाना जाता है। यह कृषि का एक प्रकार है जिसमें भूमि का एक टुकड़ा कुछ समय के लिए फसल बोने के लिए चुना जाता है। ठीक है ना। जो शिफ्टिंग फार्मिंग है यह कृषि का एक प्रकार है जिसमें किसी भूमि का एक टुकड़ा फसल बोने के लिए चुना जाता है। जब कुछ सालों में उस भूमि के टुकड़े का उपजाऊपन खत्म हो जाता है तो उस भूमि के को कुछ सालों तक छोड़ दिया जाता है। ठीक है ना। यानी कि ऐसी भूमि जिस पर खेती की जा रही है और अब इसका उपजाऊ शक्ति खत्म हो गई है तो इसे कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है इनमें उपजाऊपन बनने के लिए। ठीक है ना। इसी को शिफ्टिंग फार्मिंग कहा जाता है। आगे देखते हैं। 10 से 12 साल बाद उस छोड़ी गई भूमि पर वनस्पति उग जाते हैं। तब उसकी कटाई करके फिर से उसे कृषि के लिए तैयार किया जाता है। इसी को शिफ्टिंग फार्मिंग कहा जाता है। इसे आसान भाषा में समझ ले। यानी कि भूमि का ऐसा टुकड़ा जिस पर वर्तमान में तो खेती की जा रही है परंतु कुछ समय बाद इनकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है तो इसे 10 से 12 वर्षों तक वैसे ही पड़ती छोड़ दिया जाता है। जब इनमें उपजाऊ शक्ति फिर से उत्पन्न हो जाती है तो उसके बाद इसमें फिर से खेती की जाती है। तो इसी को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। इसके बाद है सोपान कृषि, इनके बारे में देख लेते हैं। मोस्ट VVI सोपान कृषि। मैदानी इलाकों के अभाव के कारण पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ियों के आकार के खेत बनाए जाते हैं और खेती की जाती है। इसी को सोपान कृषि कहते हैं। फिगर में भी देख सकते हैं। यानी कि मैदानी भागों का अभाव के कारण जो पहाड़ी हिस्से होते हैं तो इसी पर ढलान जैसी सीढ़ियाँ नुमा आकार बनाकर इस पर खेती की जाती है। ठीक है ना। फिगर में देख सकते हैं। तो इसी को सोपान कृषि कहा जाता है। भारत में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में सोपान कृषि प्रमुख है। मोस्ट VVI हिमाचल प्रदेश और जो उत्तराखंड है यहाँ पर प्रमुख रूप से सोपान कृषि की जाती है क्योंकि यहाँ पर जो कि पहाड़ी इलाका है इसीलिए यहाँ पर सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी खेती। इसके अंतर्गत फल फूल सब्जी पेड़ इन सभी को शामिल किया जाता है। जो बागवानी खेती है तो इसमें फल फूल सब्जी आदि को शामिल किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। फूलों की खेती को पोमोलॉजी कहा जाता है। जो फूल की खेती की जाती है तो इसे पोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। जो सब्जी की खेती होती है तो इसे ओलेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। वही अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। ये सभी बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं कि बताइए अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है तो वह है विटीकल्चर। फूलों की खेती को क्या कहा जाता है तो वह है फ्लोरिकल्चर। सब्जियों की खेती को क्या कहा जाता है तो वह है ओलेरीकल्चर। और फलों की खेती को क्या कहा जाता है तो वह है पोमोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं।
अब देख लेते हैं पौधे वनस्पति के अन्य नाम, यानी कि ऐसे पौधे जो अलग अलग जगह पे उगाए जाते हैं उसे किन नामों से जाना जाता है, उन सभी को देख लेते हैं। जब पौधे और वनस्पति अलग अलग वातावरण में उगते हैं तो उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। उन्हीं सबको देख लेते हैं कि कौन सा पौधा कहाँ पे उगेगा तो वह किस नाम से जाना जाएगा। सबसे पहला है हाइड्रोफाइट्स। जल के ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पति या पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। आपने देखा होगा कि जल जो समुद्र होते हैं उसके ऊपर जो कि बहुत सारे वनस्पति उगे होते हैं, तो इन सभी पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। इसके बाद है हाइग्रोफाइट। हाइड्रोफाइट्स अलग है और हाइग्रोफाइट्स अलग है। आर्द्रता नमी वाले इलाके में उगने वाली वनस्पति या पौधे को हाइग्रोफाइट कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि आर्द्रता और नमी जहाँ पे ऐसे इलाके पाए जाते हैं और यहाँ पे जो वनस्पति उगते हैं उसे हाइग्रोफाइट कहते हैं। इसके बाद है जीरोफाइट्स। ऐसे वनस्पति या पौधे जो मरुस्थलीय क्षेत्र में उगते हैं उसे जीरोफाइट्स कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र यानी कि रेगिस्तान में उगने वाले जो पौधे होते हैं उसे जीरोफाइट्स कहा जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं, एक बार और इसे देख लेते हैं। हाइड्रोफाइट्स यानी कि जल के ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पति या पौधे को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। वही हाइग्रोफाइट्स नमी या आर्द्रता वाले इलाके में उगने वाले वनस्पति को हाइग्रोफाइट्स कहते हैं। जीरोफाइट्स ऐसे वनस्पति को कहते हैं जो मरुस्थलीय क्षेत्र में उगती है, उसे जीरोफाइट्स कहते हैं। इसके बाद है क्रायोफाइट्स। ठंड क्षेत्र की मिट्टी में उगने वाले वनस्पति या पौधे को क्रायोफाइट्स कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि ठंड प्रदेश में जो पौधे या वनस्पति उगते हैं उसे क्रायोफाइट्स कहते हैं। हैलोफाइट्स। नमकीन मिट्टी या क्षारीय मिट्टी में उगने वाले वनस्पति को हैलोफाइट्स कहते हैं, ठीक है ना। जो नमकीन मिट्टी या क्षारीय मिट्टी में उगते हैं वनस्पति उन्हें हैलोफाइट्स कहते हैं। इसके बाद अंतिम है लिथोफाइट्स। कठोर चट्टानों पर उगने वाले वनस्पति या पौधे को लिथोफाइट्स कहते हैं। जो कठोर चट्टानों पर वनस्पति या पौधे उग जाते हैं तो उसे लिथोफाइट्स कहते हैं, ठीक है ना। एक बार और इसे देख लेते हैं। क्रायोफाइट्स जो कि ठंड क्षेत्र की मिट्टी में उगने वाले वनस्पति को कहा जाता है। हैलोफाइट्स नमकीन मिट्टी या क्षारीय मिट्टी में उगने वाले वनस्पति को कहा जाता है। वही लिथोफाइट्स कठोर चट्टानों पर उगने वाले वनस्पति को कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा थ्योरी क्लास समाप्त होती है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खदान फसलों के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी, गेहूं, चावल और मक्का। चावल का 90% उत्पादन कौन महाद्वीप करता है? तो ऑप्शन ए एशिया। अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संगठन कहाँ स्थित है? तो यह ऑप्शन सी फिलीपींस में स्थित है। गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गेहूं में तो ऑप्शन बी द्वितीय स्थान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। गन्ना उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? गन्ना उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो ऑप्शन डी ब्राजील। चीनी के कटोरा उपनाम से किस देश को जाना जाता है? तो ऑप्शन सी क्यूबा को। तंबाकू उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? बताइए, तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो वह होगा ऑप्शन बी चीन का।
निम्नलिखित में से कौन कॉफी के प्रकार है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी, राइबेरिया, अरेबिका, रोबस्टा। चाय उत्पादन करने में प्रथम स्थान किस देश का है? तो वह है ऑप्शन ए चीन का। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? सोयाबीन के उत्पादन में तो ऑप्शन जो कि डी संयुक्त राज्य अमेरिका का। निम्नलिखित फलों के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी, केला, आम और पपीता। जल के ऊपरी सतह पर उगने वाले वनस्पति कहलाते हैं? जो जल के ऊपरी सतह पर उगते हैं तो वह ऑप्शन ए हाइड्रोफाइट कहलाते हैं। ठंड क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन डी क्रायोफाइट। तो आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए झूम खेती। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।